हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि ज्ञान दर्पण में। तो हिंदी साहित्य में कवि परिचय की एक सीरीज हमने शुरू कर रखी है, जिसमें हम सिलेबस में दिए गए प्रत्येक कवि तथा उनकी रचनाओं को कवर कर रहे हैं। ये इस सीरीज का चौथा भाग है। इससे पहले 3 भाग अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे चेक कर लें, क्योंकि आप जानते हैं यूकेपीएससी एग्ज़ाम हो या फिर यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम, इनके लिए ये सीरीज कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अभी यूकेपीएससी एग्ज़ाम में आपने देखा होगा 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं, तो इसीलिए ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि जो कवि परिचय की सीरीज़ दी जा रही है, इसे आप लोग अच्छे से नोट करें और बार बार रिवीजन करें, ठीक है। तो इसमें हमने गद्य खंड शुरू किया था और गद्य खंड का आज ये आखिरी भाग है, जिसमें हम 2 कवि देखेंगे। 2 कवि रहे हैं, ठीक है, जो हैं आपके शैलेश मटियानी जी और दूसरे हैं आपके पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी। तो यहाँ पर शैलेश मटियानी और पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी को आज हम कवर करेंगे और इसी के साथ गद्य खंड समाप्त हो जाएगा। कल से हम पद्य खंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे, जिससे आपको पता रहेगा कि कौन सी वीडियो अपलोड हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोज़ हैं, ठीक है, सेलेक्टेड डेटा दिया जाता है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शैलेश मटियानी का जन्म देखें तो इनका जन्म अक्टूबर 1931 को बाड़े छिना अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक है। तो बाड़े छिना के बारे में आपने परीक्षा वाणी में पढ़ा होगा। यहाँ पर लाखू उडियार स्थित है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड में प्राग ऐतिहासिक जो आपका प्राग ऐतिहासिक काल है, उसकी पहली खोज इसे माना जाता है। लाखू गुफा को 1968 में खोज हुई थी। यही बाड़े छिना अल्मोड़ा पर ये स्थित है, ठीक है। तो यहीं पर इनका जन्म हुआ था शैलेश मटियानी जी का। और इनका मूल नाम रमेश चंद्र सिंह मटियानी था। ये पहले भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। कार्य क्षेत्र की बात करें तो ये संपादक हैं, साहित्यकार हैं और एक उपन्यासकार हैं, ठीक है, या फिर आप लोग कह सकते हैं कथाकार हैं। इन्हें आंचलिक साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। इनने बहुत सी लोक कथाएँ लिखी हुई हैं, आगे हम बात करेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे उपन्यास की। शैलेश मटियानी जी के रचनाओं से मेनली आपका उपन्यास और दूसरा है इनके निबंध संग्रह। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और सबसे ज़्यादा संभावना यहीं से क्वेश्चन बनने की है, तो इन दोनों को ही आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं उपन्यास। सबसे पहला है बोरीवली से बोरी बंदर तक। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, यूके ट्रिपल एससी, यूके पीएससी, तो आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। बोरीवली से बोरी बंदर, ये तो कम से कम याद होना ही चाहिए, इसे रट लें अच्छे से, ठीक है। इसके साथ कबूतर खाना, हौलदार, चिट्ठीर सेन, पुनर्जन्म के बाद, मुख सरोवर के हंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। एक मूठ सरसों, चौथी मुट्ठी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुठभेड़, ठीक है, क्योंकि इसको फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है 1983 में। तो यहाँ से यूके ट्रिपल एससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया था कि शैलेश मटियानी जी की किस रचना को फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो आप ध्यान रखें मुठभेड़। इसके अलावा किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई का, चंद औरतों का शहर, 52 नदियों का संगम, उगते सूरज की किरण, छोटे पक्षी, आकाश कितना अनंत है, सर्पगंधा, साथ ही साथ अर्धकुंभ की यात्रा, ठीक है, बेला हुई अबेर, जल तरंग, दो बूंद जल और कोई अजनबी नहीं। तो ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इनमें से भी जो ऊपर के उपन्यास हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनसे बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, आगे भी बनने की संभावना है। तो मैं इनके लिए एक छोटी सी ट्रिक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बाकी आप उसमें और ऐड करके पूरे के पूरे कवर कर सकते हैं। इसमें आपके मैक्सिमम कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है कि मटियानी जी बोरीवली से बोरीबंदर तक कबूतर खाना खोलना चाह रहे हैं, तभी उनने एक चिट्ठी लिखी है। तो बोरीवली से बोरीबंदर तक कबूतर खाना बनाने के लिए हौलदार को चिट्ठी लिखी कि पुनर्जन्म के बाद हंस के मुख में एक मूठ सरसों डाल देना, लेकिन जैसे ही चौथी मुट्ठी डाली तो मुठभेड़ होगी। इसी मुठभेड़ से नर्मदाबेन गंगूबाई कहते हैं इस मुठभेड़ में कि चंद औरतों के शहर में 52 नदियों के संगम पर खड़े होके उगते सूरज की किरण और छोटे छोटे पक्षियों को देखो तो समझ आएगा कि आकाश कितना अनंत है, ठीक है। तो वो कहना चाह रही हैं
नर्मदा बेन कि यार मुठभेड़ मत करो, आप लोग झगड़ा मत करो। और 52 नदियों के संगम पर चंद औरतों के शहर में उगते सूरज की किरण और छोटे छोटे पक्षियों को देखो, तब समझ आएगा कि आकाश कितना अनंत है। ठीक है, इसके अलावा ये जो रचनाएं हैं ये भी आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं, इसी में आप लोग ऐड कर लें। ठीक, बाकी ये जो है महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिन्हें मैंने ट्रिक से कवर कर दिया। तो आगे बात करते हैं इनके कहानी संग्रह की। कहानी संग्रह में इनके हैं दो दुखों का एक सुख, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, 1966 में लिखी थी कहानी, ये पब्लिश हुई थी, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। दो दुखों का एक सुख, इसके अलावा तीसरा सुख, भविष्य और मिट्टी, बर्फ़ की चट्टान, ठीक है, हत्यारे, हारा हुआ, नाच जमूरे नाच। इसके अलावा पहले पूछी जा चुकी है एग्ज़ाम में, पोस्टमैन इम्पोर्टेंट है। जो मैं इम्पोर्टेंट बोलता हूँ वो आप लोग एस्ट्रिक मार्क कर लें उसमें इस तरीके से, ताकि आप एग्ज़ाम समय में कम से कम उन्हें तो रिवाइज करके ही जाएं। ठीक है, इनसे संभावना ज़्यादा है क्योंकि ये पहले बन चुकी हैं। प्यास और पत्थर, अर्धांगिनी पूछी जा चुकी है। ठीक है, जुलूस, डब्बू मलंग, सफ़र पर जाने से पहले, मेरी 33 कहानियाँ, चील और जंगल में मंगल। तो ये इनके कुछ प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इनमें से दो दुखों का एक सुख ये इम्पोर्टेंट है। और बाकी देखिए भविष्य और मिट्टी, तो मटियानी जी से मिट्टी याद रखेंगे और मिट्टी से चट्टान। ठीक है, तो मटियानी जी के हैं भविष्य और मिट्टी और बर्फ़ की चट्टान, ये दोनों ही। हत्यारे, हारा हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें दो दुखों का एक सुख है, इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, निबंध संग्रह की बात करें तो हमने पहले ही बता दिया, मटियानी जी की सबसे ज़्यादा जो रचनाएं हैं पूछी जाने वाली उनमें उपन्यास हैं और दूसरा आपका ये निबंध संग्रह है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। मैं कोशिश करूँगा इसके लिए भी ट्रिक प्रोवाइड करने की। तो इनके प्रमुख निबंध संग्रह कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है किसके राम कैसे राम, पूछा जा चुका है भैया, और एक बार नहीं कई बार पूछा गया है, तो ध्यान में रखेंगे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, कागज़ की नाव, लेखक की हैसियत से, जनता और साहित्य, राष्ट्रीयता की चुनौतियाँ, किसे पता राष्ट्रीय शर्म का मतलब, कभी कभार, यदा कदा। तो ये इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं और यहीं से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखिए इसे याद कैसे करना है, इसके लिए क्या तरीका हो सकता है याद रखने का, तो एक छोटी सी ट्रिक मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, बाकी आप उसमें सुधार कर सकते हैं अपने तरीके से, उसमें आप लोग एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। तो आप लोग वैसे ट्रिक की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोग इन्हें पढ़ते जाएंगे बार बार, जैसा कि मैंने बताया है कि भैया एक टाइम टेबल अपना निश्चित करो, उसमें हिंदी को समय दो यार। 20 नंबर की हिंदी आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से 3-4 नंबर का आपका कवि परिचय आ रहा है, तो ये बहुत ही लंबा ऐसा चैप्टर नहीं है कि कोई टेक्निकल चैप्टर है समझना है, केवल आपने पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, आपने डेली 10 मिनट 20 मिनट केवल कवि परिचय को देने हैं। ठीक है, जितना भी समय आपने हिंदी के लिए रखा है इसमें से 20 मिनट आप कवि परिचय को दें और केवल एक एक बार सब पढ़ते रहें। ठीक है, जैसे आपने हर दिन 2 कवि या 3 कवियों का टर्म बना रखा है, तो आप 3 कवि हर दिन उनकी रचनाओं को बार बार रिवाइज करें, तो आपको याद हो जाती हैं। ठीक, तो देखिए इन्हें कैसे ध्यान रखना है। मटियानी जी बोल रहे हैं कि आज के समय के बारे में, जो ये अभी वर्तमान हालात चल रहे हैं इनके बारे में ही मटियानी जी बोल रहे हैं कि यदा कदा कभी कभार ही सही, एक लेखक की हैसियत से कह रहा हूँ कि किसके राम कैसे राम, आज के समय में तो राष्ट्रीयता की चुनौतियाँ जनता के लिए कागज़ के नाव समान हो गई हैं, किसे पता है राष्ट्रीय शर्म का मतलब। तो इस तरीके से अपने बात अपने भाव जो है रख रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक आप लोग याद कर सकते हैं, इससे आपको ये सारी रचनाएं एक साथ याद करने में मदद मिलेगी। अगला देखते हैं बाल साहित्य। ठीक है, सिंधु और गंगा, फूलों की नगरी, मुड़ मुड़ कर मत देख, बिल्ली के बच्चे, हाथी चींटी की लड़ाई, चूहिया का दूल्हा और रानी गौरैया। तो ये इनके प्रमुख बाल साहित्य हैं। बाल साहित्य से उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, इनके मेन आपका निबंध और उपन्यास हैं, उन्हें तो आप कम से कम याद कर ही लें कैसे भी। बाकी बाल साहित्य याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे बात करेंगे लोक कथाएं। तो देखिए इनने बहुत सी लोक कथाओं की रचना की अपनी भाषा में, जो भी कुमाऊं में गढ़वाल में लोक कथाएं प्रचलित हैं उन्हें अपनी भाषा में अपने साहित्य में स्थान दिया, इसीलिए इन्हें आंचलिक साहित्यकार या आंचलिक कथाकार के रूप में जाना जाता है। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। और लोक कथाएँ याद करना काफ़ी आसान है, कुमाऊँ की लोक कथाएँ, बारामंडल की लोक कथाएँ, चंपावत की लोक कथाएँ, इसके अलावा अल्मोड़ा की लोक कथाएँ, डोटी की लोक कथाएँ, तो जहाँ जहाँ लोक कथाएँ वाला है सब इन्होंने ही लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये ईजी है याद करना। अब बात कर लेते हैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्ज़ाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो पहला पॉइंट, शैलेश मटियानी जी को आंचलिक साहित्यकार या आंचलिक कथाशिल्पी के रूप में जाना जाता है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। कारण है इनने बहुत सी लोक कथाएँ जो गढ़वाल कुमाऊं में प्रचलित हैं, प्राचीन लोक कथाएँ, उन्हें अपने साहित्य में स्थान दिया, इसीलिए इन्हें आंचलिक साहित्यकार या आंचलिक कथाशिल्पी कहा जाता है। शैलेश जी ने
अमर कहानी पत्रिका के लिए सर्वप्रथम शक्ति ही जीवन है तथा दो राह नामक लघु उपन्यास लिखे। याद रखें ये लघु उपन्यास हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि निम्न में से कौन से शैलेश मटियानी जी के लघु उपन्यास हैं, तो शक्ति ही जीवन है। ठीक है, जीवन कितना लघु है आप जानते ही हैं, और दो राह, ठीक है, तो ये दोनों ही, शक्ति ही जीवन है और दो राह ये लघु उपन्यास हैं। इसके आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट। इनका जो पहला उपन्यास है यह है बोरीवली से बोरी बंदर। अभी हमने बात की, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पहले बन चुका है, तो आप इसे ध्यान रखें। बोरीवली से बोरी बंदर 1966 का ये उपन्यास है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। ये इनका पहला उपन्यास है। लेकिन इनका पहले कहानी संग्रह की बात करें तो इनकी पहली कहानी संग्रह है मेरी 33 कहानियाँ। ठीक है, अब देखिए कहानी अलग चीज़ है, कहानी संग्रह अलग चीज़ है। तो इनकी पहली जो कहानी संग्रह है ये है 33 मेरी 33 कहानियाँ। तो इसमें इनने 33 कहानियाँ संकलित की हुई हैं, 1961 में ये प्रकाशित हुआ था। अगला है इम्पोर्टेंट महाभोज कहानी के लिए। ठीक है, ये महाभोज आपने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है भैया। अगर आपने इसका पहला भाग देखा कवि परिचय का, तो उसमें हमने मन्नू भंडारी जी के बारे में बात की थी कि कलवा स्वामी आपका बंटी तो महाभोज करते ही 1 इंच मुस्कान देकर चला गया। तो वहाँ पे आपने देखा था महाभोज, और इसी उपन्यास से उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। तो उनका जो है उपन्यास है, लेकिन इनकी जो महाभोज है ये कहानी है, तो ये ध्यान में रखेंगे। महाभोज कहानी किसकी रचना है पूछेगा तो शैलेश मटियानी जी। महाभोज उपन्यास किसका है तो मन्नू भंडारी जी। महाभोज कहानी के लिए इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। देखो इन्हीं की रचना से एक क्वेश्चन पूछा था यूके SSSC ने, और एक बार नहीं 2-3 बार पूछा गया है कि किस रचना के लिए शैलेश मटियानी जी को फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 1983 में। ठीक है, तो आपकी इनकी एक रचना है, फणीश्वर नाथ पुरस्कार जिसे मिला मुठभेड़। तो इसी प्रकार यहाँ प्रेमचंद पुरस्कार से भी क्वेश्चन बन सकता है कि शैलेश मटियानी जी की किस रचना को प्रेमचंद पुरस्कार मिला है, तो ध्यान रखेंगे महाभोज। 1983 में मटियानी जी की मुठभेड़ के लिए फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। सन भी याद रखें 1983 में, ठीक है, रचना भी याद रखेंगे मुठभेड़, और कौन सा सम्मान मिला है फणीश्वर नाथ रेणु। ये भी अपने आप में एक महान साहित्यकार थे। ठीक है, तो इसके ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं, इससे रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा सन 2000 में इन्हें राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे याद रखेंगे। पत्रिकाओं की बात करते हैं तो इन्होंने विकल्प और जनपक्ष ये पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। इनकी जो पत्रिकाएं हैं जिनका इन्होंने प्रकाशन किया, संपादन नहीं किया था, प्रकाशन किया था। ठीक है, ये हैं विकल्प और जनपक्ष। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर है कि BBC, ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो होती है आपकी लंदन से, तो BBC द्वारा इनकी एक कहानी है, इनकी एक रचना है दो दुखों का एक सुख। ये भी हमने पहले देखी है। तो दो दुखों का एक सुख नामक रचना का नाट्य रूपांतरण प्रसारित किया गया था। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये BBC जो है लंदन का एक रेडियो चैनल है, जैसे यहाँ पर आपका विविध भारती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से तो BBC द्वारा इनकी दो दुखों का एक सुख नामक रचना का नाट्य रूपांतरण किया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मृत्यु हो गई थी इनकी अप्रैल 2001 में नई दिल्ली में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो ये थे आपके शैलेश मटियानी जी। अब हम दूसरे कवि की बात करते हैं, पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी। तो ये भी आपके हमारे उत्तराखंड से ही हैं, इम्पोर्टेंट हैं, और हमारा जो परीक्षा वाणी का उत्तराखंड के महान व्यक्तित्व वाला चैप्टर है वहाँ पर इनके बारे में दिया हुआ है। तो इस लिहाज से ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोनों प्रकार से, हिंदी की दृष्टि से भी और उत्तराखंड की दृष्टि से भी। तो दोनों में ही इनकी रचनाएं पूछी जा सकती हैं। ठीक है, पूछी भी गई हैं पहले, आगे भी पूछी जा सकती हैं, तो ध्यान रखें, हिंदी और उत्तराखंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण। इनका जन्म हुआ है 13 दिसंबर 1901 को पाली गाँव पौड़ी गढ़वाल में। सीधा पूछा जाता है किस गाँव से संबंधित थे, किस जिले से संबंधित थे, तो पौड़ी गढ़वाल के पाली गांव में इनका जन्म हुआ है 1901 में। ठीक है, 13 दिसंबर को। इनका कार्य क्षेत्र है लेखक, साहित्यकार और शोधकर्ता। ठीक है, शोध किस विषय में किया हुआ है इनने, हिंदी विषय में। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जो एग्जाम में पूछी गई है पहले उनको मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, इनकी रचनाएं रूपक रहस्य पूछी गई है एग्जाम में, महत्वपूर्ण है। गद्य सौरभ, रैदास की साखी, कबीर की साखी, हरिदास की साखी। ठीक है, और इसी के साथ साथ कबीर ग्रंथावली, गोस्वामी तुलसीदास। तो ये इनके जो हमारे कवि परिचय में पद्य खंड में दिए हुए कवि हैं, ये कबीर हैं, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास हैं, और इनसे संबंधित जैसे रैदास हैं, हरिदास हैं, तो इनके बारे में इनने पूरी रचनाएं की हुई हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें कि पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने लिखी हैं इनकी जीवनियाँ। ठीक है, रूपक रहस्य है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रंथ जो है
यह है हिंदी काव्य में निर्गुणवाद। तो हिंदी काव्य में निर्गुणवाद को काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, जिनसे इन्हें पहचान मिली, जिनके आधार पर जिन पर इन्हें रिसर्च की थी, ये इनका विषय था। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है गोरखवाणी, पूछा जा चुका है पहले एग्जाम में। अब देखिए यहाँ से एक कन्फ्यूजन है कि टिहरी नरेश जो सुदर्शन शाह थे, पहले टिहरी नरेश, ठीक है, 1815 से 59 तक जो रहे, इन्होंने भी एक रचना की है गोरखावाणी करके। तो इनकी भी एक रचना है और पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी की भी रचना है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो दोनों की रचनाओं का नाम सेम है, तो आप ऑप्शन के साथ जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको पीताम्बर दत्त बर्थवाल वाला ऑप्शन मिलता है तो इनके साथ जाएँ। अगर पीताम्बर दत्त बर्थवाल नहीं है ऑप्शन में और आपको वहाँ सुदर्शन शाह देखने को मिलता है, तब आप उनके साथ जाएंगे। ठीक है, टिहरी नरेश थे जो प्रथम टिहरी नरेश, उन्होंने भी गोरखावाणी नाम से एक रचना की हुई है। अगला है सतसई सप्तक, ठीक है, मकरंद, प्राणायाम, विज्ञान और कला। लास्ट है आपका ध्यान से आत्मचिकित्सा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इनके बारे में देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पीताम्बर जी बाल्यकाल में अंबर नाम से कविता लिखते थे। जैसा कि इनका नाम ही पीताम्बर है, ठीक है, तो इनने अंबर नाम से कविताएं लिखी हुई हैं, अपनी अधिकांश कविताएं। तो ध्यान रखना कि शुरुआत में बाल्यकाल में जो इनने रचनाएं की वो अंबर नाम से की थी। इसके अलावा 1933 ईस्वी में अपने शोध ग्रंथ द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री पर हिंदी विषय को लेकर डी.लिट की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति थे। ये उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी विषय से डॉक्टरेट किया था। ठीक है, और उनका जो शोध ग्रंथ है वो है द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री। तो इनने हिंदी विषय पर ही शोध किया था और इसी कारण इन्हें हिंदी विषय से डॉक्टरेट की उपाधि मिली। इसलिए हिंदी विषय से डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले ये उत्तराखंड के, हमारे राज्य के पहले व्यक्ति हैं। ठीक, ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। इसके अलावा कबीर ग्रंथावली, अभी हमने ऊपर देखा, ठीक है, कबीर की साखी, कबीर ग्रंथावली, दोनों ही इनकी रचना है। और रामचंद्रिका, इन पुस्तकों का संकलन भी इन्होंने किया है। अगर पत्रिकाओं की बात करें तो कानपुर से हिलमैन नामक पत्रिका का इनने संपादन किया था। ठीक है, हिलमैन, कौन है हिलमैन आपके? ये हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी, ठीक है, उत्तराखंड के। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि एक महान आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। आपने देखा था कि एक छायावादी कवि हैं और छायावाद के दौर में आप एक महान आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो उन्हीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक सहयोगी के रूप में भी इनने काम किया हुआ है। ठीक, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के श्रेष्ठ निबंध, ये एक रचना है जिसके कवि हैं गोविंद चातक। और ये भी आपके उत्तराखंड में जो महान व्यक्तित्व वाला चैप्टर है उसमें दिया हुआ है गोविंद चातक के बारे में। महत्वपूर्ण कवि हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इन्हें हम उस वाले सेक्शन में कवर करेंगे। ये आपके हिंदी के साहित्य खंड में नहीं है। ठीक है, तो गोविंद चातक की रचना है डॉक्टर बर्थवाल के श्रेष्ठ निबंध, तो आप याद रखेंगे। ठीक है, मृत्यु की बात करते हैं इनकी, तो इनकी मृत्यु जुलाई 1944 में हो गई थी, आज़ादी से पहले पहले। इनकी जो मृत्यु है वो 43 वर्ष की ही उम्र में हो गई थी। ठीक है, बहुत कम उम्र में ये मर गए थे। इसीलिए डॉक्टर संपूर्णानंद, इन्होंने इनके बारे में एक कथन कहा था कि यदि आयु ने धोखा न दिया होता तो वो और भी गंभीर रचनाएं करते। तो किसके बारे में ये कथन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, यूके SSC, यूके PSC में। तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी के बारे में किसने कहा था, पूछा जाएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद ने। आप जानते होंगे कि डॉक्टर संपूर्णानंद जो है एक साहित्यकार थे और साथ ही साथ यूपी के आपके मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इन्हीं डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम पर जो आपका देवस्थल है नैनीताल में, यहाँ पर डॉक्टर संपूर्णानंद दूरबीन बनाई गई है। ठीक है, 1972 में स्थापित की गई थी। आप लोग को पता होगा 130 सेंटीमीटर व्यास की दूरबीन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख लेना एरीज के बारे में। ठीक है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका एरीज नैनीताल में, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पर आपका लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जिसका व्यास 4 मीटर है, ठीक है, 4 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, इतनी बड़ी दूरबीन स्थापित की गई है ताकि खगोल विज्ञान पर शोध किया जा सके। तो इसमें एरीज के बारे में जितने महत्वपूर्ण पॉइंट हैं आप लोग उसे ध्यान से कर लेना। ठीक है, तो वही संपूर्णानंद हैं जिनने कहा था यदि आयु ने धोखा न दिया होता तो ये और भी गंभीर रचनाएं करते। ठीक, तो ये हैं आपके शैलेश मटियानी जी और पीताम्बर बर्थवाल जी। और यहाँ पर आपका जो गद्य खंड है कवि परिचय का वो समाप्त होता है। तो आज हमने गद्य खंड समाप्त कर लिया। अब हम कल से पद्य खंड के बारे में बात करेंगे और उसकी भी 2, 3 या 4 भाग आएंगे जिसमें हम पूरा का पूरा कवर कर जाएंगे क्योंकि उसमें 12 कवि परिचय दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन उतने ज़्यादा हैं नहीं, तो आप लोग कोशिश करें कि उन्हें भी आप जो है कवर कर जाएँ। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आप लोग लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए, जिससे और लोगों का भी थोड़ा भला हो जाएगा। ठीक है, और हमें भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।